हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे? आज अपन स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशिएशन। आज की क्लास में अपन डेरिवेटिव वर्ड का मीनिंग समझेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है। लेकिन डेरिवेटिव को स्टार्ट करने से पहले अपने को एक और वर्ड के बारे में पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी। इस वर्ड को बोला जाता है स्लोप। पहले अपन पढ़ेंगे कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का सबसे कॉमन वर्ड जो है वो होता है इंक्लिनेशन। क्या होता है? इंक्लिनेशन मतलब ढलान। ठीक है, इसको स्लोप बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो आपके घर में आपका कोई छोटा भाई या छोटा बहन है। आपने क्या किया, एक दिन उनको अपने साथ पार्क ले गए। अब आप जब पार्क में गए तो आपने देखा कि यार दो तरीके की स्लाइड्स है पार्क में। ये ग्राउंड है और ये जो पहली स्लाइड है वो ऐसी है और जो दूसरी स्लाइड है वो ऐसी है। ठीक है, तो अब आप अपने छोटे भाई या बहन को क्या बोलोगे? आप उन्हें बोलोगे कि तुम इस वाली स्लाइड पे जाओ, इस पे मत जाना, ये बड़े बच्चों के लिए है, ये छोटे बच्चों के लिए है। अब आपका भाई आपसे या आपकी बहन आपसे जिदने लग गई कि नहीं बताओ इस पे क्यों नहीं जाना, इसका क्या रीजन है कि हम इस पे नहीं जाए। तो आपने उसको बोला एक काम करो, जाओ जाओ मजा आएगा। तो वो चढ़ गए। अब एक बार जब वो पहले यहां चढ़े तो बिना डरे उस बच्चे ने आराम से स्लाइड कर लिया। लेकिन जब वो बच्चा यहां चढ़ा तो ऊपर हाइट पे जाते ही वो डर गया और नीचे आ ही नहीं रहा। अब आप उसे बुला रहे हो आओ नीचे, वो आ ही नहीं रहा, वो डर गया। इसका मतलब उसको समझ में आ गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में कॉमन बात है कि ये दोनों स्लाइड्स है ना। ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। इसमें बच्चा बिना डरे नीचे आ गया, इसमें उसको बहुत डर लग रहा है, उसने मना कर दिया मैं तो नहीं नीचे आ रहा। यहां वर्ड इंट्रोड्यूस होता है स्लोप। तो अब आपने उसको बोला चल सीढ़ियों से नीचे उतर। बोले अब समझ में आ गया कि हम क्यों मना कर रहे थे। इसका रीजन क्या है कि इसकी स्लोप यानी कि इंक्लिनेशन छोटा है और इसकी स्लोप यानी कि इंक्लिनेशन बड़ी है। क्यों है? क्योंकि यहां अब आता है एंगल की बात। एंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल है इस एंगल का डिफरेंस है। ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है। ये होता है स्लोप का मतलब। कोई भी लाइन या कोई भी कर्व है ना, बेसिकली लाइन की ही बात करें अपन, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल से उसकी स्लोप को डिटरमाइन किया जाता है। उस एंगल से स्लोप को डिटरमाइन किया जाता है। तो अब ये बात तो हो गई स्टोरी की, ये तो एक स्टोरी हो गई। अब अपन स्लोप का एक्चुअल मीनिंग पढ़ते हैं जो अपने फिजिक्स में काम आने वाला है। ठीक है, तो स्लोप का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मान लो आप कोई व्हीकल चला रहे हो, जैसे आप एक्टिवा चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, और आपने आपके व्हीकल की स्पीड को रखा कितने पे? मान लो 30 पे। और आपने ना तो उसे 31 किया ना 29, आप 30 पे कंटिन्यू चलते जा रहे हो। यानी कि उस केस में आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो आपका मोशन है उसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। तो अब यहां पे स्लोप में पहले अपन बात करते हैं किसकी? यूनिफॉर्म कर्व्स की। किसकी बात करते हैं? यूनिफॉर्म कर्व्स की। यूनिफॉर्म कर्व कौन होते हैं? ये वो कर्व्स होते हैं जो एक ही एंगल पे चलते रहते हैं। दैट इज जो उन्होंने ये एंगल बनाया थीटा, ये एंगल कभी नहीं बदलेगा। आप यहां से पैरेलल लाइन बनाओ, ये भी थीटा रहेगा, और आगे पैरेलल लाइन बनाओ, ये भी थीटा रहेगा। हर बार थीटा ही रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। इस केस में जो इस लाइन की स्लोप है, जिसका स्लोप का बड़ा ही कॉमन सिंबल होता है एम, स्मॉल एम, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला बोला जाता है tan थीटा, क्योंकि एक्चुअल में स्लोप का मतलब क्या होता है? टेंजेंट। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है? टेंजेंट ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है
उस एंगल पे जब आप टैन लगा देते हो उसको बोला जाता है टैन थीटा यानी कि स्लोप। टैन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल, पूरी डिफाइन लिखें, मेकिंग एन एंगल विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्राउंड। ग्राउंड के साथ जो भी लाइन ने एंगल बनाया है उस एंगल पे जब आप टैन लगा देते हो यानी कि उसके टेंजेंट की वैल्यू निकालते हो उसको बोला जाता है स्लोप। मान लो ये एंगल होता है 30 डिग्री, तो आप बोलते हैं स्लोप है भाई tan 30 विच इज इक्वल टू √3। ऐसे निकालते हैं अपन स्लोप। अगर अपने को क्या गिवन होगा थीटा, तो आप इस तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है इंक्लिनेशन। स्लोप का मतलब क्या होता है इंक्लिनेशन। अब अगर यही ग्राफ इस तरीके से बन रहा हो, ऐसे जा रहा हो ये ग्राफ या ऐसे नीचे आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये एंगल बनेगा। बिकॉज जो एंगल है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर किया जाता है। क्लॉकवाइज करोगे तो एंगल जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। एंगल क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो एंगल को पॉजिटिव रखने के लिए अपन उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है कि जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है और इस केस में जो थीटा है वो मोर देन 90 डिग्री है। अब ये लाइन और ये लाइन में सिमिलैरिटी क्या है? ये दोनों यूनिफॉर्म कर्व्स हैं, यानी कि जब आप यहां भी पैरेलल लाइन बनाओगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी उतना ही थीटा निकलेगा जो यहां हो रहा था। इस केस में भी स्लोप का फॉर्मूला क्या रहेगा? tan थीटा। डिफरेंस क्या है? यहां पे जो स्लोप अपनी आएगी वो आएगी पॉजिटिव बिकॉज थीटा इज लेस देन 90, लेकिन इस केस में जो अपनी स्लोप आएगी वो स्लोप आएगी नेगेटिव बिकॉज थीटा इज मोर देन 90। आ गया समझ में? ये अपन बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ की। ग्राफ पे आपने स्ट्रेट लाइन बना दी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। अब मान लो आपने जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसे बना दी? वो बना दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे बना दी भाई? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर आपने एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन को बना दिया तो उस केस में ये लाइन एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसके साथ कोई एंगल ही नहीं बनाएगी, यानी कि इस केस में जो थीटा है वो रहेगा 0 डिग्री। थीटा क्या रहेगा? 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो स्लोप यानी कि tan थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी बिकॉज द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। अब इसका उल्टा केस, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? देखो कॉपी कर लेना पॉज करके। अगर ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती तो इस केस में इसका जो एंगल है वो क्या बनता? एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज देखो या क्लॉकवाइज, दोनों में इस बार तो 90 है, ठीक है। तो थीटा अगर 90 है तो tan थीटा यानी कि tan 90 क्या होता है? ये होता है नॉट डिफाइन। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइन। ये है इस केस की स्लोप। क्लियर? तो जब भी ग्राफ किसी स्ट्रेट लाइन का बनेगा उस केस में या तो स्लोप होगी पॉजिटिव तो थीटा होगा एक्यूट, स्लोप होगी नेगेटिव, थीटा होगा ऑब्ट्यूज। स्लोप हो सकती है 0। कब हो सकती है स्लोप 0? जब थीटा क्या होगा? 0। दैट इज द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस केस में स्लोप भी क्या हो जाएगी? 0। अगर थीटा है 90, दैट इज लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा 90, स्लोप हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो स्लोप का बड़ा ही कॉमन सा मीनिंग है इंक्लिनेशन, यानी कि एक लाइन की ढलान। अगर इंक्लिनेशन ज्यादा है मतलब ढलान ज्यादा है तो स्लोप भी ज्यादा है। इंक्लिनेशन कम है तो स्लोप भी कम है।
तो जब भी स्लोप की बात हो आपके दिमाग में क्या आ जाने चाहिए? पार्क में लगी हुई स्लाइड्स। स्लाइड छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों की। बड़े बच्चों की स्लाइड की स्लोप ज्यादा होती है और छोटे बच्चों की स्लाइड की स्लोप कम होती है। ये अपन बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म कर्व्स की। अब अगर इसमें मुझे स्लोप का एक और फॉर्मूला डिराइव करना हो, स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कैसे डिराइव होगा? ये फॉर्मूला, ये पूरा टॉपिक आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइंस में, कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, सब में काम आएगा। सिमिलरली अपनी पूरी फिजिक्स में काम आएगा। अब फिजिक्स में आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका बेस है ये, इसलिए आपको इस चीज को ढंग से समझना, लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लो आपने क्या करा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक कर्व बना दिया, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं एक पॉइंट है विच इज x1 y1 और यहां पे आपका दूसरा पॉइंट है विच इज x2 y2, ठीक है। यहां तक x1 y1 का मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो है x1, y कोऑर्डिनेट है y1, यानी कि इस लाइन का यहां से चालू हो रही है, मान लो एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो इस लाइन का x का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x1, और जो y है उसका डिस्टेंस कितना है, y1। इस पॉइंट के हिसाब से देखें तो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया x2 और ये जो हाइट है ये कितनी हो गई, y2। ये हाइट कितनी हो गई भाई, y2, ये y1, ये y2। अब अपन ने क्या करा, यहां से एक पैरेलल लाइन बना दी x के, यहां से एक पैरेलल लाइन बना दी y के। मान लेते हैं ये एक दूसरे को टच कर रही है C पे। C पे जो एंगल है वो है 90। अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये जो पार्ट है ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, जिसकी वैल्यू मेरे हिसाब से आएगी y2 माइनस y1, है ना, y2 माइनस y1। और ये पूरा हुआ x2, ये है x1, तो ये पार्ट हो गया x2 माइनस x1। ये पार्ट कितना हो गया, x2 माइनस x1। तो अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा है, तो सब बच्चों ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्राइंगल में सबने पढ़ा है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर और थीटा के नीचे वाली लाइन होती है बेस। तो इस हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करने से ये स्लोप का दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो जब भी आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी हो तो आप या तो ये फॉर्मूला लगा देना या ये फॉर्मूला लगा देना। अब इसमें y2 माइनस y1 क्या है, y2 जो है वो बाद वाला कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन के बाद में आ रहा है y2, है ना, और y1 जो है वो ओरिजिन के पास में पहले आ रहा है। सिमिलरली x1 पहले आ रहा है, x1 पहले आ रहा है और x2 जो है वो बाद में आ रहा है। y1 पहले, y2 बाद में, x1 पहले, x2 बाद में। यानी कि आप y2 माइनस y1 को और क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो डेल्टा y। क्या लिख सकते हो, डेल्टा y। डेल्टा, ये जो सिंबल है इसे डेल्टा बोलते हैं, ग्रीक सिंबल है ये, और इसे बोलते हैं डेल्टा x। ट्राइंगल को क्या बोला जाता है, डेल्टा। डेल्टा y का मतलब क्या होता है, चेंज इन y। और डेल्टा x का क्या मतलब होता है, चेंज इन x। डेल्टा y चेंज इन y, डेल्टा x चेंज इन x। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत इजी है। तो अब आपके पास फॉर्मूले के मतलब स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले आ चुके हैं, एक तो एंगल का यूज करके और एक x और y के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके। अभी तक अपन ने स्लोप का मतलब समझा है किसको यूज करके, यूनिफॉर्म कर्व्स को यूज करके, दैट इज स्ट्रेट लाइन कर्व को यूज करके, चाहे एंगल एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, ठीक है, या फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है, स्लोप जीरो भी हो सकती है और स्लोप नॉट डिफाइन भी हो सकती है। अब
यार फिजिक्स में जरूरी थोड़ी है कि हर ऑब्जेक्ट जो है इस दुनिया में या बल्कि हर न्यूमेरिकल में एक ही वेलोसिटी से चल रहा हो। नॉर्मली अगर अपन डेली रूटीन में व्हीकल चलाते हैं तो क्या 30 के 30 पे ही रखते हैं उसको, 29 या 31 भी नहीं करते क्या? ऑब्वियसली करते हैं अपन। ब्रेक भी लगते हैं, स्पीड ज्यादा भी होती है, कम भी होती है, सारे काम होते हैं। यानी कि अपन डेली रूटीन में कभी भी यूनिफॉर्म कर्व की बात नहीं करते। ये अपने लिए एक तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये अप्लाई नहीं होती। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई होता है नॉन यूनिफॉर्म कर्व, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कभी ज्यादा भी हो रही है तो कभी कम भी हो रही है। तो ये जो कर्व्स होते हैं, ये कर्व्स का जो ग्राफ बनता है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। तो अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म कर्व्स की, नॉन यूनिफॉर्म कर्व की अगर बात करें तो इन कर्व्स का जो ग्राफ है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। इनका ग्राफ इनके नाम में ही छुपा है, यानी कि कर्व। इनका ग्राफ खुद कर्व्ड है। कर्व्ड मतलब स्ट्रेट नहीं है। तो मान लेते हैं इनका ग्राफ इस तरीके से बना। ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है। इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। ठीक है, यहां तक आ गया इतना समझ में। अब इस केस में मैं स्लोप कैसे निकालूंगा? ये बड़ा अजीब बात हो गई यहां पे। रीजन क्या है अजीब बात होने की? अभी अभी आपने बोला कि जो स्लोप है, यानी कि जो m, स्लोप का सिंबल m, उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट का एक मीनिंग तो अपने निकाल लिया tan थीटा, लेकिन टेंजेंट का एक और मीनिंग होता है। किसी भी कर्व को जो लाइन टच करके जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे एक सर्कल में अंदर वाली लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। ये लाइन अगर क्रॉस होके निकल गई तो इसे सीकेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई लाइन सर्कल की बाउंड्री को सिर्फ टच करके जा रही है तो उस लाइन को टेंजेंट बोला जाता है। तो अगर मैं यहां पे मान लेता हूं इधर एक पॉइंट है, पॉइंट ए, तो इस पॉइंट को जो ये लाइन टच होके पास हो रही है, ये लाइन टच होके पास हो रही है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? टेंजेंट। तो इस लाइन ने जो एक्स के साथ एंगल बनाया वो है θ1। क्या है? θ1। अब मान लो यहां पे एक और मैंने पॉइंट लिया विच इज पॉइंट बी। ठीक है, ये लाइन इस तरीके से पास हो रही है। ये लाइन भी कर्व को टच करके जा रही है। कौन से पॉइंट पे टच करके जा रही है? बी पॉइंट पे टच करके जा रही है। तो ये पॉइंट बी की टेंजेंट हुई। इसने जो यहां ये एंगल बनाया ये है θ2। तो क्या θ1 और θ2 बराबर है? आपके यूनिफॉर्म कर्व में तो बराबर थे, क्योंकि जब आपने यूनिफॉर्म कर्व का ग्राफ बनाया था तो आपने देखा था यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये तो कर्व्ड है। तो कर्व है, अगर ये गोल घुमा हुआ ग्राफ है तो इसका हर जगह जो एंगल है टेंजेंट का वो बराबर नहीं होगा। मतलब इसकी जो टेंजेंट है वो वेरिएबल होगी, इसकी जो स्लोप है वो क्या होगी? वेरिएबल होगी। इसका मतलब पिछले वाले की जो स्लोप थी वो क्या थी? कांस्टेंट थी। यूनिफॉर्म कर्व की स्लोप थी कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म कर्व की जो स्लोप है वो है वेरिएबल, बिकॉज θ1 और θ2 बराबर नहीं है। इसलिए दोनों पॉइंट्स पे जो स्लोप्स है वो भी बराबर नहीं है। एंगल बराबर होता तो स्लोप भी बराबर होती, एंगल बराबर नहीं है तो स्लोप भी बराबर नहीं है। अब मैंने जो यूनिफॉर्म कर्व्स पढ़े थे उनमें आपको फॉर्मूला बताया था स्लोप का tan थीटा। ये tan थीटा यहां भी लग सकता है। जब आप इस वाली कॉर्ड की बात करोगे, मतलब टेंजेंट की, फर्स्ट टेंजेंट की बात करोगे, तो आप फर्स्ट टेंजेंट की स्लोप को क्या बोल दोगे? tan θ1। और जब आप दूसरी टेंजेंट की बात करोगे तो आप इसकी स्लोप को क्या बोल दोगे? tan θ2। तो ये स्लोप्स बराबर नहीं है क्योंकि एंगल्स बराबर नहीं है। यूनिफॉर्म में अपन ने एक और फॉर्मूला निकाला था y2 - y1 x2 - x1।
क्या ये फॉर्मूला इसमें भी निकल सकता है क्या? एक बार चेक करते हैं। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 अपन ने कैसे निकाला था? अपन ने निकाला था एक ट्राइंगल बना के। उसमें ट्राइंगल बनाना बहुत इजी था क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। तो आपने यहां एक पॉइंट लिया, पैरेलल लाइन बनाई, यहां पॉइंट लिया, पैरेलल लाइन बनाई, जोड़ दिया, ये ट्राइंगल बन गया। ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए बड़ी इजीली ट्राइंगल बन गया। लेकिन क्या ये कर्व स्ट्रेट है? नहीं, ये स्ट्रेट नहीं है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब इसमें ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे ट्राइंगल बनाने की तो आपको ए और बी से पास होता हुआ बनाना पड़ेगा। तो ए और बी से अगर पास होता हुआ बना दोगे तो वो ट्राइंगल जो है वो टेंजेंट से थोड़ी बना, ये तो कर्व के अंदर घुस गई लाइन, यानी कि ये तो सीकेंट है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें डायरेक्टली नहीं लग सकता। तो फिर कैसे लगाएं? हमको तो कुछ भी करके लगाना है, डायरेक्टली नहीं लग रहा। अब कैसे लगाएं? तो अब अपन ने सोचा कि अगर ऐसा हो कि ये जो बी पॉइंट अभी ए पॉइंट से बहुत दूर है, ये बिल्कुल ए के बगल में आ जाए या ए बिल्कुल बी के बगल में चले जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में आपका जो ग्राफ है वो तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। बस अब डिफरेंस ये है कि ए पॉइंट के बिल्कुल नेबर बन गया उसका बी पॉइंट, एग्जैक्टली नेबर, बिल्कुल अगल बगल में आ गए। बहुत माइन्यूट गैप है, ऑलमोस्ट नील, कोई गैप ही नहीं है। ठीक है, मतलब अगर ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है जैसे 2, तो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 2.0000001। तो कितना क्लोज हो गए हैं आपस में, इसमें तो ऑलमोस्ट कोई चेंज ही नहीं है। ये है 2.0000000 और ये है 00001, बहुत माइन्यूट गैप है, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज आ चुके हैं। अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज आ चुके हैं तो अब मैं ये मान सकता हूं कि इन दोनों से पास होती हुई कोई लाइन जरूर होगी। ये मैंने लाइन बना दी, इन दोनों से पास होती हुई ये मैंने लाइन यानी कि टेंजेंट बना दी। इसका मतलब देयर कैन बी अ टेंजेंट passing through two different points on a non-uniform curve if the two points are very close to each other. बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि एक ही टेंजेंट दोनों से पास हो रही होगी। तो ऐसे केस में जो ट्राइंगल है मेरा वो बड़ा ही छोटा सा बनेगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल, ए बी सी बिल्कुल ना के बराबर एक ट्राइंगल बनेगा, वेरी स्मॉल, है ना। अब इस ट्राइंगल को एक काम करें, अपन थोड़ा जूम करके बताते हैं। थोड़ा सा क्या करके बताते हैं? थोड़ा जूम, थोड़ा बड़ा करके बताते हैं। तो ये ट्राइंगल थोड़ा बड़ा किया तो ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट इसका ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट जो है वो सी है। यहां पे जो टेंजेंट है उसने एंगल बनाया थीटा, तो पैरेलल लाइन के हिसाब से ये एंगल है थीटा। अब मैं इस ए पॉइंट को क्या मान लेता हूं? x1 y1, कुछ तो कोऑर्डिनेट मानूंगा तो x1 y1। बी पॉइंट को हमेशा की तरह क्या मान लेता हूं? x2 y2। क्लियर यहां तक? तो अब जो मेरा ये छोटा सा चेंज है x में, वो क्या होगा? वो सेम पहले की तरह होगा, x2 माइनस x1। जो छोटा सा चेंज है वो बिल्कुल पहले की तरह होगा, x2 माइनस x1। और जो छोटा सा चेंज y में है वो होगा y2 माइनस y1। तो इस बार जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिखोगे तो एक फॉर्मूला तो आपके पास पहले से ही है, विच इज tan थीटा। ठीक है, जो हर बार थीटा बदलेगा तो फॉर्मूले में थीटा अप्लाई होता जाएगा और हर बार नई स्लोप आती जाएगी। तो अब अगर दूसरे तरीके से स्लोप निकालनी हो तो मैं लिखूंगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्यों लिख रहा हूं मैं ये? फिर से वही बात, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है? tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ व्हाट इज y2 माइनस y1? ये है चेंज इन y। व्हाट इज x2 माइनस x1? ये है चेंज इन x। चेंज इन y को क्या बोला जाता है? डेल्टा y। चेंज इन x को क्या बोला जाता है? डेल्टा x। लेकिन इस बार ये जो चेंज है क्या ये बहुत बड़ा है क्या? नहीं,
इस बार ये चेंज बहुत ज्यादा छोटा है, माइन्यूट है ना। तो आप इस बार एक नया सिंबल दोगे, डेल्टा वाई को dy और डेल्टा x को dx. So what is dy? It is a very very small change in x. What is dx? It is a very very small change in x. dy is a very small change in y. dx is a very small change in x. ये अपनी स्लोप के दो फॉर्मूलेज अपन डिराइव कर चुके फॉर नॉन यूनिफॉर्म कर्व्स. dy is a very very small change in y, almost negligible change. dx is a very very small change in x, almost negligible change in y, almost negligible change in x. यहां से जन्म हुआ किसका? डेरिवेटिव का. यहां से किस चीज का जन्म हुआ भाई? यहां से किस चीज का इंट्रोडक्शन हुआ? डेरिवेटिव का. अब dy बाय dx के और क्या नाम है? इसके बहुत सारे नाम है. dy अपॉन dx को बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. एक और नाम है इसका एक और नाम है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. और ये जो dy बाय dx है, इसका इंट्रोडक्शन अपने को किसने दिया? बहुत महान साइंटिस्ट ने, जिनको बोला जाता है न्यूटन, जिन्होंने बहुत 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 सारी और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज करी हुई है फिजिक्स में. इनको बोला जाता है न्यूटन. इन्होंने डेरिवेटिव वर्ड लोगों को समझाया. ठीक है, इनकी वजह से आज अपन इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं. तो न्यूटन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने कैलकुलस चीज को बनाया. ये कैलकुलस फिजिक्स का और मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो एक तरीके से मैथ्स में जो आप कैलकुलस पढ़ रहे हो या आगे पढ़ोगे, ये फिजिक्स से ही डिराइव होने वाली चीज है. फिजिक्स से ही इसका डेरिवेशन निकला है. तो यहां पे न्यूटन ने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट और डिस्कवरी कर दी, which is dy by dx, that is derivative of y with respect to x, that is a very small change in y with respect to a very small change in x. तो जब भी आप नॉन यूनिफॉर्म कर्व्स की बात करेंगे और उसकी स्लोप निकालेंगे, तो आपको क्या करना है? उन कर्व्स का डेरिवेटिव कर देना है. आपको क्या करना है? उन कर्व्स का डेरिवेटिव कर देना है. तो जो डेरिवेटिव वर्ड है, उसका बहुत बड़ा बेस है स्लोप. अगर आपको स्लोप का मतलब नहीं पता, सिर्फ आपने रट रखा है, मतलब आपने डेरिवेटिव को भी रट लिया. यू आर नॉट स्टडिंग लॉजिकली. आप लॉजिकली बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, आप बुकिश मेथड से पढ़ रहे हैं. आप चीजों को रट रहे हैं, बस आंसर निकालना सीख रहे हैं, लॉजिक नहीं सीख रहे हैं. तो अपन ने इतना टाइम जो लगाया है, वो सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि आप इस डेरिवेटिव वर्ड का मतलब समझें, आप स्लोप का वर्ड का मतलब समझें. आप स्लोप में ये देखें कि कितने सारे फॉर्मूलेज होते हैं और ये फॉर्मूले आए कैसे, इनके मीनिंग्स क्या हैं. आया समझ में? बहुत इजी है. तो ये था अपना किसका मतलब? स्लोप का मतलब. स्लोप इज द बेस फॉर डेरिवेटिव. तो जो आप डेरिवेटिव का मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उससे पहले आपको इस चीज का ढंग से रिवीजन करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है. उससे आपको क्या होगा? नेक्स्ट वीडियो जो डेरिवेटिव का है, वो और भी बहुत ढंग से समझ आएगा. ठीक है, तो पॉज करेंगे, ये सारी चीजें ढंग से कॉपी करेंगे. ठीक है बेटा. तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है? अपन ने स्लोप का बेसिक मीनिंग समझा है और इससे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म का इंट्रोडक्शन लिया है, विच इज डेरिवेटिव. ये डेरिवेटिव वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने कराया था? न्यूटन ने. आप इस वीडियो को ढंग से देखें, बार बार देखें, क्योंकि जो आगे के वीडियोस हैं वो इससे बहुत डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे.